आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ में। यहाँ आपको मिलेगी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली सीख, वो भी दुनिया की सबसे फेमस और बेस्ट सेलिंग बुक्स के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच, पैसा कमाने का तरीका और जिंदगी का स्तर बदल जाए तो ये चैनल आपके लिए ही है। दोस्तों, जिंदगी में सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन असली सवाल यह है, सफलता आती कैसे है? क्या यह किस्मत से आती है या फिर मेहनत से? स्टीवन कवे कहते हैं, सफलता आती है हमारी आदतों से, क्योंकि आदतें ही वे अदृश्य ताकत हैं जो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी तय करती है। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 7 ऐसी आदतों का जिक्र किया है जो किसी भी इंसान को अधिक प्रभावशाली, उत्पादक और संतुलित बना सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 7 आदतों को विस्तार से समझेंगे, असली जिंदगी से जोड़ेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अध्याय 1: प्रोएक्टिव बने। स्टीवन कवे बताते हैं कि प्रभावी व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता में होता है। अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों, हालात या दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी का जिम्मेदार मानते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी खुशी या दुख बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में प्रभावी लोग प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हमारा व्यवहार केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। कवि कहते हैं कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर केवल उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच फंसा रहता है, जबकि इंसान के पास उस उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्वतंत्रता होती है। वह स्वतंत्रता है सोचने की, चुनने की और निर्णय लेने की। यही आजादी हमें प्रोएक्टिव बनाती है। रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा कहते हैं, मैं गुस्से में था इसलिए चिल्ला दिया, मौसम खराब है इसलिए मेरा मूड खराब है, अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मैं भी अच्छा काम करता। दूसरी ओर प्रोएक्टिव लोग मानते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनका व्यवहार उनकी अपनी पसंद है। वे यह कहते हैं, मेरा मूड मेरा चुनाव है, मैं दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने व्यवहार को जरूर कर सकता हूँ। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कवे इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार समझाते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न उन सारी चीजों का दायरा है जिनके बारे में हम चिंतित रहते हैं, जैसे मौसम, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरों का व्यवहार आदि। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस उन चीजों का दायरा है जिन पर हम वास्तव में असर डाल सकते हैं, जैसे हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे फैसले, हमारा रवैया। रिएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न में खर्च करते हैं, उन चीजों पर जो उनके नियंत्रण में ही नहीं है। इससे वे और अधिक नकारात्मक और असहाय महसूस करने लगते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वे उन क्षेत्रों पर काम करते हैं जहां वे सचमुच बदलाव ला सकते हैं, और जब वे लगातार ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और बड़ा हो जाता है। भाषा और मानसिकता। कवि यह भी बताते हैं कि हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीके को दर्शाती है। रिएक्टिव लोग अक्सर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बस नहीं है, काश ऐसा होता। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं चुनाव कर सकता हूँ, चलो इसका समाधान खोजते हैं, मैं यह कर सकता हूँ। यह सकारात्मक भाषा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण लेने की शक्ति देती है। निष्कर्ष। पहली आदत हमें यह सिखाती है कि अगर हमें सच में प्रभावी बनना है तो हमें सबसे पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हमें परिस्थितियों का गुलाम बनने की बजाय अपनी सोच और प्रतिक्रिया को चुनने की क्षमता विकसित करनी होगी। प्रोएक्टिव बनना ही वह नींव है जिस पर बाकी सभी आदतें खरी। अगर हम इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन के असली मालिक बन सकते हैं, न कि सिर्फ परिस्थितियों के शिकार। अध्याय 2: हैबिट 2: बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें।
पहले अध्याय में हमने सीखा कि जीवन में प्रभावी बनने के लिए हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी। अध्याय में हमने सीखा कि जीवन में प्रभावी बनने के लिए हमें प्रोएक्टिव होना जरूरी है, यानी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हमें जिम्मेदारी लेनी है तो हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ मेहनत करना काफी है या सही दिशा चुनना और भी ज्यादा जरूरी है? स्टीवन कवे कहते हैं कि अगर हमारे जीवन की दिशा गलत है तो तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कि हमें हर काम की शुरुआत उसके अंतिम परिणाम को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इस आदत का नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जीवन की परिभाषा तय करना कवे हमें एक बहुत गहरा अभ्यास करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए आप किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हैं और वे व्यक्ति आप ही हैं। अब सोचिए, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी और आपके समाज के लोग आपके बारे में क्या कह रहे होंगे? क्या वे कहेंगे कि आप एक ईमानदार और सहायक इंसान थे? क्या वे कहेंगे कि आपने दूसरों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाला? या फिर वे सिर्फ यह कहेंगे कि आप व्यस्त रहते थे लेकिन असली मायनों में किसी के काम नहीं आए? यह कल्पना हमें यह समझने में मदद करती है कि हम वास्तव में किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और हमारे जीवन का असली मकसद क्या होना चाहिए। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कवे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए। यह एक तरह का नक्शा होता है जो हमें यह याद दिलाता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसमें हमारे मूल्य, वैल्यूज, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें लिखी होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी का मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिस पर मेरे परिवार को हमेशा गर्व हो। मैं ईमानदारी और मेहनत से दूसरों की मदद करूँगा और अपने कौशल से समाज में योगदान दूंगा। यह मिशन स्टेटमेंट हमें हर छोटे बड़े निर्णय में सही रास्ता दिखाता है। सिद्धांत आधारित जीवन कवे यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन अस्थायी चीजों के बजाय सिद्धांतों पर आधारित करना चाहिए। बहुत से लोग अपने जीवन को पैसों, शोहरत, नौकरी या दूसरों की राय पर आधारित करते हैं, लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। अगर हम इन्हें अपनी नींव बना लेंगे तो हमारा जीवन अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जीवन को ईमानदारी, जिम्मेदारी, सेवा और प्रेम जैसे स्थायी सिद्धांतों पर आधारित करेंगे तो चाहे हालात कैसे भी हों, हम हमेशा स्थिर और मजबूत बने रहेंगे। हैबिट 2 का सार बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि हमें हर काम से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा और यह हमारे जीवन के असली उद्देश्य से कितना मेल खाता है। हमें अपने जीवन की एक स्पष्ट दिशा तय करनी चाहिए और उसी के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। अगले अध्याय के लिए जिज्ञासा। अब आपने सीखा कि प्रभावी जीवन जीने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा और सही उद्देश्य का होना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे पास लक्ष्य और उद्देश्य तय हो जाएं, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कौन सी चीजें पहले करें और कौन सी बाद में? आखिरकार प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखना कैसे संभव है? इसी सवाल का जवाब स्टीवन कवे अगले अध्याय में देते हैं, जिसका नाम है हैबिट 3: पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अध्याय 3: पहली चीजें पहले करें। स्टीवन आर कवे की तीसरी आदत हमें समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं और अनुशासन के बारे में सिखाती है। दूसरी आदत में कवे ने बताया था कि हमें हर काम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहिए, यानी हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। तीसरी आदत हमें यह सिखाती है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब हमें अपने समय और ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हम उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जरूरी और महत्वपूर्ण का फर्क अक्सर हम यह मान लेते हैं कि जो काम तुरंत करना जरूरी है वही सबसे महत्वपूर्ण भी है, लेकिन कवे बताते हैं कि जरूरी अर्जेंट और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जरूरी काम वे होते हैं जो तुरंत ध्यान मांगते हैं, जैसे फोन कॉल, ईमेल, डेडलाइन या कोई आपात स्थिति। महत्वपूर्ण काम वे होते हैं जो हमारे लंबे समय के लक्ष्यों, मूल्यों और जीवन की दिशा से जुड़े होते हैं, जैसे रिश्तों को मजबूत करना, नया सीखना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, भविष्य की योजना बनाना।
बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जरूरी कामों में लगा देते हैं और महत्वपूर्ण चीजें पीछे छूट जाती हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय में असंतुष्ट और तनावग्रस्त हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कवे ने समय प्रबंधन को समझाने के लिए एक 4 खानों वाला मैट्रिक्स दिया है। इसमें कामों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला खंड जरूरी और महत्वपूर्ण जैसे आपातकालीन समस्याएं, संकट, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट। दूसरा खंड गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण जैसे रिश्तों पर ध्यान देना, स्वास्थ्य सुधारना, नई स्किल सीखना, योजना बनाना। तीसरा खंड जरूरी लेकिन गैर जरूरी जैसे फोन कॉल, मीटिंग, छोटी छोटी बाधाएं। चौथा खंड न तो जरूरी न ही महत्वपूर्ण जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, बेवजह टीवी देखना। कवि बताते हैं कि प्रभावी लोग अपने अधिकतर समय दूसरे खंड पर लगाते हैं, यानी गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण कामों पर। यही वे काम हैं जो हमारे जीवन को दीर्घकालिक रूप से सुधारते हैं। आत्म अनुशासन पहली चीजें पहले करने के लिए आत्म अनुशासन बेहद जरूरी है। हमें अक्सर आसान या तुरंत संतोष देने वाले कामों की ओर खिंचाव होता है, लेकिन असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने असली प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और कठिनाई के बावजूद उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए रोज व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं लगता। अगर हम केवल जरूरी चीजों के दबाव में चलते हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण काम छूट जाते हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व और प्रबंधन कवि इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि दूसरी आदत बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें नेतृत्व लीडरशिप सिखाती है, यानी दिशा तय करना। और तीसरी आदत पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें प्रबंधन मैनेजमेंट सिखाती है, यानी उसी दिशा में चलने के लिए समय और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। अगर दिशा ही गलत है तो प्रबंधन से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए और फिर उसी लक्ष्य के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। निष्कर्ष, तीसरी आदत हमें यह सिखाती है कि प्रभावी बनने के लिए केवल व्यस्त रहना काफी नहीं है, बल्कि सही कामों में व्यस्त रहना जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में वही काम पहले करने चाहिए जो हमारे मूल्यों और लंबे समय के लक्ष्यों से जुड़े हैं। यही आदत हमें सिर्फ सफल नहीं बल्कि सचमुच प्रभावी और संतुलित इंसान बनाती है। अध्याय 4 विन विन सोचें कवि बताते हैं कि जब हम दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध या सहयोग करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर अलग अलग मानसिकताएं सामने आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मैं जीतूंगा तो दूसरा हारेगा, और यदि दूसरा जीतेगा तो मेरी हार होगी। लेकिन यह सोच लंबे समय तक रिश्तों और सफलता दोनों के लिए नुकसानदेह है। वास्तविक प्रभावशीलता तब आती है जब हम ऐसे समाधान खोजते हैं जिसमें दोनों पक्षों का लाभ हो। यही सोच है विन विन। अलग अलग सोचने के तरीके कवि 5 प्रकार की सोचने की आदतों का उल्लेख करते हैं। 1. जीत हार विन लॉस। इसमें इंसान सोचता है कि मेरी जीत तभी संभव है जब दूसरा हारे। यह प्रतिस्पर्धा और अहंकार से जुड़ा होता है। 2. हार जीत लूज विन। इसमें इंसान दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ही हार मान लेता है। लंबे समय में यह असंतोष और कमजोरी पैदा करता है। 3. हार हार लूज लॉस। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं और अंततः दोनों हार जाते हैं। 4. जीत विन। इसमें इंसान सिर्फ अपनी जीत की सोचता है, चाहे दूसरे के साथ क्या हो। 5. जीत जीत विन विन। यह वे मानसिकता है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाने वाले रास्ते तलाशे जाते हैं। यही प्रभावी और दीर्घकालिक रिश्तों की कुंजी है। विन विन मानसिकता की नींव कवि बताते हैं कि विन विन मानसिकता बनाने के लिए 3 मुख्य गुण आवश्यक हैं। 1. चरित्र कैरेक्टर। इसमें ईमानदारी, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता अबंडेंस मेंटालिटी शामिल है। ईमानदारी का मतलब है कि हम वही करें जो सही है। परिपक्वता का मतलब है साहस और संवेदनशीलता का संतुलन। प्रचुरता की मानसिकता का अर्थ है यह विश्वास की सफलता और अवसर सबके लिए पर्याप्त हैं। 2. रिश्ते रिलेशनशिप्स। भरोसे और सम्मान पर आधारित रिश्ते ही विन विन सोच को संभव बनाते हैं। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो लोग सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। 3. समझौते अग्रीमेंट्स। जब भी कोई काम या सहयोग हो तो स्पष्ट और संतुलित समझौते बनाए जाएं, ताकि दोनों पक्षों की अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां तय हों।
विन विन व्यवहार का अभ्यास कवि यह भी कहते हैं कि विन विन सोच केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में लाने की जरूरत होती है। इसके लिए हमें सक्रिय रूप से संवाद करना चाहिए, दूसरों की बात समझनी चाहिए और ऐसे समाधान खोजने चाहिए जिनसे सभी को लाभ हो। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कंपनी में मैनेजर और कर्मचारी दोनों अपने अपने फायदे की जगह मिलजुल कर ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कंपनी का भी विकास हो और कर्मचारी की भी प्रगति हो, तो यह विन विन होगा। प्रचुरता बनाम कमी की मानसिकता विन विन सोच का सबसे बड़ा आधार है। प्रचुरता की मानसिकता अधिकतर लोग कमी की मानसिकता रखते हैं, यानी वे मानते हैं कि सफलता और अवसर सीमित हैं और अगर कोई और जीतता है तो उनका हिस्सा कम हो जाएगा। लेकिन प्रचुरता की मानसिकता कहती है कि सफलता सबके लिए पर्याप्त है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम और बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष, चौथी आदत हमें यह सिखाती है कि असली सफलता और स्थायी रिश्ते केवल तभी संभव हैं जब हम विन विन मानसिकता अपनाएं। हमें यह समझना होगा कि दूसरों को हराकर नहीं बल्कि साथ लेकर चलकर ही लंबे समय की जीत हासिल की जा सकती है। विन विन सोच न केवल रिश्तों को मजबूत करती है बल्कि सहयोग और विश्वास का वातावरण भी बनाती है। अध्याय 5 पहले समझें फिर समझाएं। स्टीवन कवे कहते हैं कि किसी भी रिश्ते या सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण आधार है संवाद, लेकिन अधिकतर लोग संवाद का मतलब केवल बोलना और अपनी बात रखना समझते हैं। वे पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें क्या कहना है और केवल उसी का इंतजार करते हैं। इस कारण वे सामने वाले को सही मायने में समझ ही नहीं पाते। कवि बताते हैं कि असली संवाद तब होता है जब हम पहले सचमुच सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम पहले सुनने और समझने की कला सीख लें, तभी हम दूसरों को प्रभावी ढंग से समझा सकते हैं। सामान्य सुनना बनाम सहानुभूतिपूर्ण सुनना। लोग सामान्यतः 4 तरह से सुनते हैं। 1. वे दूसरों की बात अनदेखी करते हैं। 2. वे आधा अधूरा सुनते हैं। 3. वे ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। 4. वे सुनते हैं लेकिन जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इन सब के विपरीत कवि हमें सहानुभूतिपूर्ण सुनने एम्पैथिक लिसनिंग की आदत डालने की सलाह देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण सुनना मतलब है सामने वाले के दृष्टिकोण, भावनाओं और अनुभवों को उसी तरह समझना जैसे वे खुद महसूस कर रहा है। यह केवल शब्द सुनना नहीं है बल्कि भावनाओं को भी महसूस करना है। सहानुभूतिपूर्ण सुनने का प्रभाव, जब हम सच में किसी को सहानुभूति से सुनते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि वे महत्वपूर्ण है और उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। इससे विश्वास और समझदारी पैदा होती है। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति खुलकर अपनी सच्ची भावनाएं और विचार साझा करता है। कवि कहते हैं कि जब तक सामने वाला यह महसूस न करे कि उसे समझा गया है, तब तक वे हमें सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसलिए प्रभावी संवाद की शुरुआत हमेशा समझने से होती है। संवाद का दो तरफा लाभ। एक बार जब हम सामने वाले को गहराई से समझ लेते हैं, तब हम अपनी बात भी बेहतर तरीके से रख सकते हैं। इस समय हमारी बात केवल शब्द नहीं रह जाती, बल्कि उसमें विश्वास और प्रभाव झलकता है, क्योंकि तब सामने वाला व्यक्ति यह मानता है कि हम उसकी बात को सम्मान और गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक डॉक्टर बिना मरीज की पूरी जांच किए और उसकी तकलीफ को समझे बिना दवा दे दे, तो क्या वह प्रभावी होगा? बिल्कुल नहीं। पहले उसे मरीज की हालत और उसकी भावनाओं को समझना होगा, तभी वे सही इलाज कर सकता है। यही बात हर रिश्ते और संवाद पर लागू होती है। निष्कर्ष, 5वीं आदत हमें यह सिखाती है कि प्रभावी बनने के लिए हमें केवल अच्छे वक्ता नहीं बल्कि अच्छे श्रोता भी बनना होगा। हमें हमेशा पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर खुद को समझाना चाहिए। जब हम सहानुभूतिपूर्ण सुनते हैं तो हमारे रिश्तों में विश्वास, सम्मान और गहराई बढ़ती है और हमारी अपनी बात भी अधिक प्रभावी बन जाती है। अध्याय 6 सिनर्जी बनाएं। स्टीवन कवे बताते हैं कि असली प्रभावशीलता केवल अकेले काम करने से नहीं आती, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आती है। जब अलग अलग लोग, जिनकी क्षमताएं, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो परिणाम अकेले काम करने से कहीं अधिक बड़े और प्रभावी होते हैं। यही प्रक्रिया है जिसे कवे सिनर्जी कहते हैं।
सिनर्जी का अर्थ, सिनर्जी का मतलब है कि 1+1 का परिणाम केवल 2 नहीं बल्कि उससे भी अधिक हो। यानी जब 2 या अधिक लोग साथ काम करते हैं तो उनका संयुक्त परिणाम उनके व्यक्तिगत योगदान से कहीं बड़ा हो जाता है। यह केवल सहयोग कोऑपरेशन से भी आगे की चीज है। सहयोग में लोग साथ काम तो करते हैं लेकिन अक्सर अपने अपने फायदे की सोच रखते हैं। सिनर्जी में लोग सचमुच एक दूसरे की ताकतों को मिलाते हैं और एक साझा बेहतर समाधान निकालते हैं। भिन्नताओं का महत्व कवि इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें लोगों की भिन्नताओं को स्वीकार करना और उनकी कद्र करना सीखना चाहिए। सामान्यतः लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे जैसे सोचें और काम करें, लेकिन सिनर्जी तब बनती है जब हम यह समझते हैं कि दूसरों की सोच, अनुभव और क्षमताएं अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर हम खुले मन से दूसरों को समझें और उनकी भिन्नताओं को सम्मान दें तो अक्सर ऐसे समाधान सामने आते हैं जिनके बारे में अकेले सोच पाना संभव ही नहीं था। संवाद और रचनात्मकता, सिनर्जी केवल तभी संभव है जब लोग खुले संवाद के लिए तैयार हों। इसका मतलब है कि सभी लोग अपनी बात खुलकर और ईमानदारी से रखें, एक दूसरे की राय का सम्मान किया जाए, असहमति को नकारात्मक रूप में न देखा जाए बल्कि नए दृष्टिकोण पाने का अवसर माना जाए। कवि बताते हैं कि जब लोग असल में संवाद करते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं तो अक्सर वे ऐसे रचनात्मक समाधान ढूंढ लेते हैं जिनसे सबको फायदा होता है। यही असली विन विन मानसिकता का विस्तार है। उदाहरण मान लीजिए किसी कंपनी में 2 विभाग हैं, एक प्रोडक्शन का और दूसरा सेल्स का। प्रोडक्शन विभाग चाहता है कि लागत कम हो और सेल्स विभाग चाहता है कि उत्पाद की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि ग्राहक आकर्षित हो। यदि दोनों विभाग केवल अपनी अपनी जिद पर अड़े रहें तो विवाद होगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर समाधान ढूंढें और समझें कि थोड़ी लागत बढ़ाकर भी गुणवत्ता सुधारने से ज्यादा ग्राहक आएंगे और मुनाफा बढ़ेगा तो यह सिनर्जी का परिणाम होगा। प्रकृति से उदाहरण, कवि बताते हैं कि प्रकृति में भी सिनर्जी दिखाई देती है। जैसे 2 पौधों को साथ लगाया जाए तो कई बार वे एक दूसरे की जड़ों को सहारा देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों पौधे अधिक स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। निष्कर्ष, छठी आदत हमें यह सिखाती है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना, उनकी भिन्नताओं को स्वीकार करना और साझा समाधान खोजना ही वास्तविक प्रभावशीलता की पहचान है। सिनर्जी का सिद्धांत न केवल बेहतर परिणाम देता है बल्कि रिश्तों को भी गहरा और मजबूत बनाता है। अध्याय 7: आरी को तेज करें। स्टीवन कवे इस आदत को आत्म सुधार और आत्म नवीनीकरण की आदत कहते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लकड़ी काटने में व्यस्त है और उसकी आरी धीरे धीरे कुंद होती जा रही है तो उसे चाहिए कि कुछ समय निकालकर आरी को तेज करे। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वे इतने व्यस्त हैं कि आरी तेज करने का समय ही नहीं है। नतीजा यह होता है कि वे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते। कवि कहते हैं कि यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम खुद को निखारने और मजबूत बनाने के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमारी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होती जाएगी। 4 आयामों में नवीनीकरण। कवि बताते हैं कि हमें अपने जीवन को 4 आयामों में लगातार नवीनीकृत और बेहतर करना चाहिए। 1. शारीरिक आयाम, फिजिकल। इसमें स्वास्थ्य, फिटनेस, आहार और आराम शामिल हैं। नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी सारी क्षमताएं भी कमजोर हो जाती हैं। 2. मानसिक आयाम, मेंटल। इसमें ज्ञान, शिक्षा और मानसिक विकास आता है। किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना और रचनात्मक कार्यों में समय लगाना मानसिक विकास को मजबूत करता है। लगातार सीखते रहना और जिज्ञासु बने रहना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। 3. सामाजिक और भावनात्मक आयाम, सोशल इमोशनल। यह हमारे रिश्तों और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। से व्यवहार करना और संवाद कौशल को निखारना इसमें शामिल है। मजबूत रिश्ते हमें भावनात्मक स्थिरता और सहयोग का आधार देते हैं। 4. आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल। यह हमारे मूल्यों, विश्वासों और जीवन के गहरे उद्देश्य से जुड़ा है। ध्यान, प्रार्थना,
आत्मचिंतन या प्रकृति से जुड़ाव हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक नवीनीकरण से हमें स्पष्ट दिशा और गहरा संतुलन मिलता है। संतुलन और निरंतरता का वे इस आदत में कहते हैं कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यदि हम केवल एक क्षेत्र पर ध्यान दें और बाकी की उपेक्षा करें, तो हमारी पूरी प्रभावशीलता कमजोर हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति केवल काम और ज्ञान पर ध्यान दे लेकिन स्वास्थ्य की उपेक्षा करे, तो वे लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के चारों आयामों को संतुलित रूप से विकसित करें और खुद को लगातार नवीनीकृत करते रहें। यही आदत बाकी 6 आदतों को टिकाऊ और मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, 7वीं आदत हमें यह सिखाती है कि प्रभावी बने रहने के लिए खुद पर लगातार काम करना जरूरी है। हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में समय निकालकर खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। जब हम आरी को तेज रखते हैं, तभी हम बाकी सभी आदतों को लंबे समय तक सफलतापूर्वक निभा पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए सुझाव 1, अपने जीवन का आत्म मूल्यांकन करें। आप इन 4 क्षेत्रों में कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कमजोर हैं, इसका ईमानदारी से विश्लेषण करें। जहाँ कमी है, वहाँ छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। 2, एक नई आदत जोड़ें। हर महीने अपने जीवन में एक नई अच्छी आदत जोड़ें, जैसे सुबह व्यायाम करना, रोजाना 20 मिनट पढ़ना या परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। 3, असामान्य रास्ता चुनें। जीवन में कुछ अलग करने की हिम्मत रखें। केवल वही काम मत करें जो सब करते हैं। अपने पैशन या किसी नए क्षेत्र को समय दें, यही चीज आपको भीड़ से अलग बनाएगी। 4, आत्मचिंतन का समय तय करें। हफ्ते में एक बार अपने जीवन पर विचार करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। यह आदत आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास देगी। 5, सीखे हुए को साझा करें। इस किताब से जो ज्ञान आपको मिला है, उसे दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, तो खुद भी गहराई से सीखते हैं। इस तरह स्टीवन कवे की यह किताब हमें यह समझाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि हमारी आदतों, सोच और खुद को लगातार बेहतर बनाने की क्षमता से आती है। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना शुरू करें, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में न केवल प्रभावी बल्कि संतुलित और संतुष्ट इंसान बन पाएंगे। स्टार के साथ दिल। अगर यह बुक आपके दिल को छू जाए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।